आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस स्पार्क और अभी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से भारतीय संविधान के बारे में। इससे पहले संविधान से रिलेटेड मेरी काफी वीडियो आ चुकी हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों इसी के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी तक मैंने आप लोगों को इतनी सी बात बताई कि जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35, इसे कहा जाता है मौलिक अधिकार। अगर बात किया जाए मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है ऐसा अधिकार जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। तो जो हम लोगों ने अमेरिका से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। अगर एक तरफ हमें अधिकार तो दे दिया गया, विधायिका ने हमको अधिकार दे दिया, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दे दिया, कानून ने हमें अधिकार दे दिया, और कैसा अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो हम कहां जाएंगे, यानी अगर हमको अधिकार दिया गया है तो उसका उपचार मिलना चाहिए। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो इसीलिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत व्यापक इसके बारे में प्रावधान किया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ दोस्तों ध्यान देने योग्य यह बात है कि जल्दी हम साधारण केस में जो है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। कुछ ही मामले होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वहीं पे हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जितने भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 न हो तो वह बेकार है, किसी काम के नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा 2 सेक्शन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और 226। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम लोग कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और 226 के अंतर्गत कहां जाते हैं हम लोग, हाई कोर्ट। तो अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में जरा बात कर लें। कहता है भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद 32 को देखा जाए तो इसको 4 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है, 4 खंड। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूंगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 का खंड 1, जो सीधी सी एकदम सिंपल सी चीज बताता है कि मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। कहने का मतलब यार सीधी सी बात, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(1) के तहत हम कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने जा सकते हैं। यानी हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति के बारे में इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तित या लागू कराने की शक्ति के बारे में बताया है कि लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में हम आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड कहता है कि जब कोई व्यक्ति, फर्स्ट में बताया कि कोई व्यक्ति कहां आवेदन कर सकता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और वहीं अगर बात किया जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(2) में, तो उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम को आदेश यानी ऑर्डर, गौर करिएगा दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास अपने मौलिक अधिकारों के लिए जाता है तो वह आदेश दे सकता है, निर्देशन यानी डायरेक्शन दे सकता है, या रिट जारी कर सकता है। तो यह 3 तरह की शक्ति मिलती है सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, कि अगर भारत देश के अंदर किसी भी व्यक्ति या नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, या ऑर्डर दे सकता है मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए, या कोई भी डायरेक्शन दे सकता है कि उसको किस तरीके से लागू कराया जाए। तो रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, डायरेक्शन या तो ऑर्डर। उसके बाद तो पहले में क्या था दोस्तों, पहले में था कि आदेश को लागू कराने के लिए शक्ति प्रदान किया गया है, आवेदन करने के लिए शक्ति सुप्रीम कोर्ट को, गौर करिएगा, आवेदन कर सकता है जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, गौर करना दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है, वह सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है, या उसके अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई रिट जारी कर सकता है। अब मैं बात करूंगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का, ठीक है,
सभी या किन्हीं शक्तियों को अपनी स्थानीय अधिकारिता के प्रयोग में दे सकती है। कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह जो मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट, ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट, अभी दोस्तों मैंने बताया खंड 2 में कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 3 यह बताता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का खंड 3 कहता है कि यह जो डायरेक्शन या जो ऑर्डर या जो रिट जारी करने की शक्ति है यह डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेट का मतलब प्रत्यायोजित कर सकता है। वह अपने इस पावर को भारत देश के अंदर किसी न्यायालय को दे सकता है, सारी पावर दे सकता है या किसी पावर को दे सकता है। कहने का मतलब कि प्राइमरी स्तर पे जो न्यायालय हैं उनको भी मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का प्रत्यायोजित पावर है। मतलब वह क्या कर सकती है, अपनी इस पावर का उपयोग अपने अधीन के न्यायालयों को करने के लिए दे सकती है। अब मैं बात करूंगा अनुच्छेद 32(4) की। पहले में क्या था, आवेदन करना था। दूसरे में क्या था कि ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट जारी करने की शक्ति थी। तीसरे में क्या था कि इस शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है, नीचे का न्यायालय। लेकिन चाहेगा कौन, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो। इसके बाद 32(4) कहता है कि कभी भी इस संविधान में जब तक अन्यथा न बताया गया हो, मतलब अलग हटके कोई बात न किया गया हो, मौलिक अधिकारों के निलंबन पे रोक लगाता। यानी मौलिक अधिकारों को जो लागू कराने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है, उस शक्ति को कभी किसी भी कंडीशन में रोका नहीं जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी विधायिका कभी भी ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना सकती जिससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू कराने से रोका जा सके। अब तो ये तो दोस्तों हो गई इसके बारे में बात। अब अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वह कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कराता है। देखो भैया, कभी भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हम लोग कहां जाते हैं, हाई कोर्ट। और दोनों ही मौलिक अधिकारों को प्रथम दृष्टया देखते हैं और दोनों को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। बार बार वे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी लेकिन मैं बात कर रहा हूं 32, ये 32 किसकी पावर है, सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने तरह की रिट जारी कर सकता है, 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। 226 के अंतर्गत कहां जाएंगे, हाई कोर्ट। तो अब दोस्तों बात करेंगे वह रिट कौन सी है। सबसे पहले हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 तरह की रिट जारी की गई है और सबसे पहले रिट के बारे में मैं बात करूंगा जिसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। अब तुरंत यह बात उठती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है। तो जैसा हैबियस कार्पस, इंग्लिश भी याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख के न लिख के हैबियस कार्पस लिख देता है और ऐसे कंडीशन में हो जाती है प्रॉब्लम। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब होता है अगर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा बिना कारण के, गौर करिएगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है, साधारण है, जनरल है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे 24 घंटे से ज्यादा बिना कारण के गिरफ्तार करके रखा गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो रिट जारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। यहाँ दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है वह तो जेल के अंदर होगा, तो उसकी तरफ से कौन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है कि इसका भाई, बंधु, सखा, मतलब इसके दोस्त, मित्र, यार, जो भी इससे रिलेटेड पर्सनालिटी है, वह जाके इसकी तरफ से, जो व्यक्ति बंद है उसकी तरफ से जाके कोर्ट में रिट दाखिल कर सकता है, रिट जारी करने के लिए बोल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, अगर 32 के अंतर्गत गया है तो सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत गया है हाई कोर्ट, तो ऐसे कंडीशन में जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर उचित आधार नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वह उस व्यक्ति को बुलाती है। कहां बुलाएगी, न्यायालय के सामने।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जो थाने का भार साधक अधिकारी होगा उसको जो है कि रिट किया जाता है, उसके माध्यम से उस व्यक्ति को बुलाया जाता है आदेश करके, और न्यायालय इस बात की जांच करता है कि इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह सही है या गलत। तो पहला क्या हो गया दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जब किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके रखा जाता है। दूसरा है परमादेश। गौर करिएगा दोस्तों, अभी मैंने बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब मैं बता रहा हूं आपको परमादेश। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में विभिन्न पहलुओं में काम होता है। आज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी हमारी सरकारें हैं या जो भी हमारे सरकार की व्यवस्था चल रही है उसमें काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है और लोग बिना पैसे के काम करने को तैयार नहीं होते। अगर ऐसे कंडीशन में आप भारत देश के सभ्य नागरिक हैं तो आपको अपना कार्य कराना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे ही किसी कार्य के लिए जो रिट जारी करवा सकते हैं आप, उसे कहा जाता है परमादेश। कौन सी रिट? परमादेश। तो अगर हम परमादेश की बात करें, परमादेश का मतलब होता है मैंडबस, परमादेश का मतलब होता है परम का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। यानी जब कोई व्यक्ति अपने सरकारी पद पे रहते हुए जनता के कार्यों को नहीं करता, जब कोई व्यक्ति सरकारी पद पे रहते हुए जनता के कार्यों को नहीं करता, तो ऐसे कंडीशन में परमादेश रिट जारी की जाती है। जैसे मान लो आपको ड्राइवरी लाइसेंस बनवाना हो, डीएल बनवाना हो, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिए, सब कुछ जितनी रिक्वायरमेंट थी पूरा कर दिए, उसके बावजूद भी अगर आपका डीएल नहीं बनाया जा सकता है तो ऐसे कंडीशन में आप जा सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, यानी जब कोई सरकारी ऑफिसर अपने पद पे रहते हुए जनता के कार्य को नहीं करता, तो ऐसे कंडीशन में जो रिट आती है उसे कहा जाता है परमादेश। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं प्रतिषेध रिट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार देता है। प्रतिषेध रिट को कहा जाता है प्रोविजन रिट, यानी जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकल के कार्य करता है। गौर करिएगा दोस्तों, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका इलाहाबाद का न्यायालय है, ठीक है, और ये है आपका बनारस का न्यायालय। घटना कहां घटित हुई? इलाहाबाद में। दो न्यायालय है, एक बनारस का है और एक आपका एक इलाहाबाद का है, एक बनारस का। घटना कहां घटित हुई? इलाहाबाद में। अगर दोस्तों घटना घटित हुई इलाहाबाद में और मुकदमा बनारस में चलाया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है प्रतिषेध रिट के द्वारा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जहां पे अगर कोई आपराधिक घटना घटित होती है दोस्तों, वहीं पे उसके सबूत, वहीं पे उसके गवाह, वहीं पे उसके साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इस समय जहां पे मैं हूं, अगर यहाँ पे मर्डर होता है और ये है इलाहाबाद, अगर यहाँ पे मर्डर होता है तो यहीं पे उसकी लाश, वहीं उसके कपड़े के चीथड़े का निशान, वहीं लड़ने का निशान, नाखून, बाल, यहीं पे उसकी सारी गतिविधियों का निशान मिलेगा। गाड़ी का आना, कुत्ते का भौंकना, उसको बोरे में भर के लेके जाना, ये सारी चीजें कि कहां पे घटित हुई? इलाहाबाद में। अगर ये मुकदमा बनारस में चलाया जाए तो क्या गवाह और सबूत अवेलेबल हो पाएंगे? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में न्याय क्या हो सकता है? विफल हो सकता है। इसीलिए कहा गया है प्रतिषेध रिट। जब कोई नीचे का न्यायालय, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद का न्यायालय है, ठीक है, और वह इलाहाबाद का न्यायालय है, वह जाके बिहार का मुकदमा देख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो रिट आती है उसे कौन सा रिट कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट के बारे में गौर करिएगा दोस्तों, एक जिले से दूसरे जिले में भी अगर मुकदमा जा रहा है या एक राज्य से दूसरे राज्य में मुकदमा जा रहा है, ऐसे कंडीशन में प्रतिषेध रिट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि किसी भी घटना का या किसी भी आपराधिक घटना की वाद न्यायालय कहां होता है? जहां पे मुकदमा का स्थान होता है वहीं पे होता है जहां पे घटना घटित होती है। तो ये था प्रतिषेध। जाहिर सी बात है समझ में आया होगा। समरी बता दूं, जब नीचे का न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकल जाता है, मतलब घटना कहीं और की है, बनारस की घटना इलाहाबाद का न्यायालय देखने लगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में जो रिट जारी की जाती है प्रतिषेध रिट, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नीचे के न्यायालय को मना कर देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्प्रेषण रिट। कौन सी रिट देखेंगे? उत्प्रेषण। इन दोनों में अंतर है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लड़कों के अंदर जबरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन दोनों में, क्योंकि प्रथम दृष्टया देखने पे दोनों एक ही लगते हैं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर क्या है? प्रतिषेध में तो मुकदमा चलने ही नहीं दिया जाता, यानी जब मुकदमा शुरू होता है तभी उसको रोक दिया जाता है।
और उत्प्रेषण में क्या होता है, गौर करिएगा, उत्प्रेषण रिट में यह होता है जब नीचे का न्यायालय कोई गलत डिसीजन देता है तो ऊपर का न्यायालय उसे अपने पास बुला लेता है। दोनों में अंतर देखिएगा, इसमें डिसीजन हो गया नहीं, इसमें डिसीजन होने से पहले ही रोक दिया जाता है, और उत्प्रेषण में जब डिसीजन हो जाता है लेकिन डिसीजन गलत हो, मतलब जिला न्यायालय के द्वारा अगर कोई भी ऐसा जिला न्यायालय या किसी भी न्यायालय के द्वारा ऐसा डिसीजन दिया जाता है कि प्राइमा फेसी अगर प्रथम दृष्टया ही उस मुकदमे के ऊपर निगाह डाली जाए तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ, तो ऐसे समय में जो रिट आती है उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेषण रिट। कौन सा रिट दोस्तों, उत्प्रेषण। यानी जब नीचे का न्यायालय गलत डिसीजन, इसमें क्या होगा, गलत डिसीजन दे दी जाती है, और इसमें क्या होता है, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम करता है, किसमें, प्रतिषेध में। और इसमें नीचे का न्यायालय जब गलत डिसीजन दे देता है तो ऊपर का न्यायालय उस निर्णय की जांच के लिए उसे अपने पास बुला लेता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अधिकार परीक्षा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये है। अधिकार परीक्षा रिट कब जारी की जाती है, सबसे पहले तो अधिकार परीक्षा रिट को हम लोग क्वा वारंटो के नाम से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी पद को हथिया लेता है, जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी पद को हथिया लेता है, तो ऐसे समय में मान लीजिए कोई फर्जी रिजल्ट लगा के, पैसा देके या घुसखोरी करके किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लिया है, और बाद में अगर पता चल जाता है इस बात का कि उसने गलत तरीके से ये सर्विस प्राप्त की है, तो ऐसे कंडीशन में जिस व्यक्ति को पता चलता है वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है और वहां पे जाके न्यायालय से मांग कर सकता है कि इस आदमी ने गलत तरीके से जो है कि सर्विस को प्राप्त किया है, अगर यह व्यक्ति हकदार न होता तो मैं होता। तो ऐसे कंडीशन में आता है अधिकार परीक्षा रिट। जब अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है तो दोस्तों ऊपर से नीचे सारी डिग्रियों की जांच की जाएगी और अब डिसीजन लिया जाएगा कि यह जो है कि इसने जो सरकारी सर्विस को प्राप्त किया है वह सही तरीके से प्राप्त किया है या गलत। यानी जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से अधिकार प्राप्त करता है, गलत तरीके से सर्विस प्राप्त करता है सरकारी नौकरी, तो उसकी